नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वो शख्सियत है जिसने एक टाइम पीरियड पर स्वतंत्रता संघर्ष में जान फूंक दी थी और अंग्रेज़ों को इतना परेशान कर दिया था कि तिलक को एक नाम दिया गया था भारतीय अशांति के जनक। तिलक जब तक संघर्ष करते रहे उनके सामने कोई ना टिक पाया। तीन राष्ट्रद्रोह के मुकदमे उनके विरुद्ध दायर किए गए थे, लेकिन फिर भी तिलक ना माने। उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, उन्हें गरम दल का नेता भी कहा जाता है। इसके अलावा पत्रकारिता के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम सारी जानकारियां इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग बड़े आराम से ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। बाल गंगाधर तिलक को केवल आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं समझना, बाल गंगाधर तिलक को आपको सामाजिक जीवन और उनके द्वारा किए गए संघर्ष को याद रखने के लिए भी सुनना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है रत्नागिरी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में होता है। तो इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ था, जिला था रत्नागिरी। और ये जो है जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण परिवार में इनके पिताजी का नाम, इनके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या था? केशव गंगाधर। ठीक है, तिलक तो ये लगाती थी सारी फैमिली तिलक। तो इनके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या होता है? इनके पिताजी का नाम केशव गंगाधर तिलक था। ठीक है, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक जो हैं, ये बाल गंगाधर तिलक बचपन से ही एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी ठीक थे, पढ़ने में ठीक थे। इसलिए इनके जो पिताजी हैं वो इनको मुंबई में ही एक स्थानीय स्कूल जो है उसमें डाल देते हैं। तो इनकी प्राथमिक शिक्षा बंबई से मराठी भाषा में होती है। उसके बाद बंबई यूनिवर्सिटी जो है, बंबई विश्वविद्यालय जो है, वहाँ से इन्होंने LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। तो बंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जन्म जो है महाराष्ट्र में रत्नागिरी में हुआ था 1856 में। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में ये जन्मे थे। इनके पिताजी जो है उनका नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है ये बंबई में मराठी भाषा में होती है, स्थानीय लैंग्वेज में होती है। लेकिन बाद में इनकी जो झुकाव है वो कानून के प्रति था, तो इन्होंने बंबई की यूनिवर्सिटी जो है, बंबई यूनिवर्सिटी से किसकी पढ़ाई की थी? कानून के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है LLB। तो इन्होंने LLB की जो पढ़ाई है वो की थी। ठीक है, अब देखो ये सारे काम हो गए। तो एक जो सबसे इनका इम्पोर्टेंट जो व्यू था ये था कि सरकारी नौकरी नहीं करनी है।
आजकल बहुत सारे बच्चों का जो टारगेट होता है सरकारी नौकरी नहीं करनी, देश सेवा की भावना। लेकिन प्रारंभ में इनका जो लगाव था वो पढ़ाने के प्रति था, एजुकेशन के प्रति था, शिक्षा के प्रति था। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले एक प्रकार से आप मान लो बिजनेस मॉडल के रूप में, शिक्षा के रूप में इन्होंने क्या है एक स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल का नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना। ठीक है, तो ये शुरू में इन्होंने एक स्कूल खोला था और उस स्कूल का नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल। ये स्कूल इंग्लिश मीडियम का था क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो पाश्चात्य एजुकेशन है उसको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। जो पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा के समर्थक। इनका जो सहयोग है वो जी आगरकर, इसके अलावा एक और इनके सपोर्टर थे, समर्थक आप मान लो, पार्टनर मान लो, विष्णु शास्त्री और एक ये खुद थे तिलक। तो 3 लोग जो हैं ये मिलके इस स्कूल की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं और इसमें इनको बहुत अच्छी जो सफलता है वो मिलती है और ये स्कूल जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। अब जब ये स्कूल फेमस हो गया तो इन्होंने क्या किया, DES, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं जिसको बोला जाता है DES। इसकी स्थापना इनके द्वारा की जाती है और ये सोसाइटी जो है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये आगे जाके कई सारे एजुकेशनल हबों की का नेतृत्व करेगी, उनका संचालन जो है ये करेगी। तो आप लोगों को ये नाम जो है वो याद रखना है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी DES जो है वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है ये इसकी स्थापना की जाती है। अब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर दी तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे कई सारे लोग जो हैं वो इनसे आके जुड़े एजुकेशन शिक्षा के लिए और उनमें एक इंपॉर्टेंट नाम होता है महादेव रानाडे। जिनका नाम इंपॉर्टेंट था महादेव रानाडे। ठीक है, इसके अलावा तिलक थे, इसके अलावा आमटे थे। तो ये कुछ लोग थे जो इस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी आगरकर तो थी, वहाँ जो लोग हैं वो सारे थे इसमें आगरकर। तो इन्होंने इस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर दी और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संबंध जो है वो किस स्वतंत्रता सेनानी के साथ है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1884 को इसकी स्थापना करते हैं तिलक। तो इसकी डेट जो है ये भी आप लोग याद रखना, 24 अक्टूबर 1884 ये वो डेट है जब इसकी स्थापना DES की स्थापना की जाती है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद हुआ सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, सरकारी नौकरी, सरकारी गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी जो मूल भावना थी वो थी देश की सेवा करना। इन्होंने एक स्कूल खोला न्यू एजुकेशन स्कूल। इसके जो सहयोगी बनते हैं वो जी आगरकर, विष्णु शास्त्री और तिलक हैं, ये बनते हैं। ये पश्चिमी एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, कहते थे कि हमें पश्चिमी शिक्षा जो है वो भी पढ़नी चाहिए, इसलिए इन्होंने DES की स्थापना की, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। इसमें महादेव रानाडे, तिलक, आमटे, आगरकर और इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1884 को की जाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, इन्होंने
1885 में क्या किया, क्योंकि 1884 में इन्होंने सोसाइटी की स्थापना की। 1885 में फर्ग्यूसन, इन्होंने 1885 में फर्ग्यूसन स्कूल की स्थापना की। ठीक है, अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि गुरुजी ये बताओ फर्ग्यूसन नाम क्यों रखा और कोई तिलक नाम क्यों नहीं रखा या हिंदी नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि फर्ग्यूसन के द्वारा इसमें 1200 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। फर्ग्यूसन ने 1200 रुपये दिए थे, इसलिए फर्ग्यूसन के नाम के ऊपर इस स्कूल का नाम जो है वो रखा जाता है। लेकिन सबसे पहले इसमें लिखो फर्ग्यूसन स्कूल की स्थापना की गई, इसका संचालन DES दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नेतृत्व में किया गया। यानी कि जो सोसाइटी बनाई गई थी ना, उसी सोसाइटी के कंट्रोल में ये फर्ग्यूसन स्कूल जो है वो दे दिया गया था। अच्छा, फर्ग्यूसन स्कूल की जो स्थापना है वो कब होती है? 1885 में होती है। और फर्ग्यूसन कॉलेज का स्कूल जो बनाया गया था इन लोगों ने, कॉलेज था ये स्कूल, ठीक है, इसको कॉलेज कर लेना है ना। फर्ग्यूसन कॉलेज, चलो कोई बात नहीं, नथिंग। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, इसका संचालन जो है वो DES यानी कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नेतृत्व में किया जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये सब कुछ हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही शानदार, कि इसके प्रिंसिपल जो है ना वो कौन बनाए गए थे? इसके जो प्रिंसिपल हैं वो कौन बनाए गए थे? तो प्रिंसिपल बने थे इसके आमटे, ठीक है। और ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल बने थे, लेकिन इनके बाद सेकंड जो प्रिंसिपल बनाए गए थे, सेकंड प्रिंसिपल आगरकर बनाए गए थे, ठीक है, जी आगरकर, ठीक। तो सेकंड प्रिंसिपल आगरकर बने थे, फर्स्ट प्रिंसिपल इसके आमटे बने थे। और ये जो लाइन आपको लिखनी है कि बंबई के गवर्नर थे उस समय, बंबई के गवर्नर, उनका नाम क्या था? फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने 1200 रुपये की आर्थिक सहायता दी। कि क्या दी? आर्थिक सहायता दी। और इन्हीं के नाम के ऊपर इस कॉलेज का नाम रखा गया था, फर्ग्यूसन कॉलेज, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलिए, तो 1885 में क्या किया जाता है? 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसका संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? DES के द्वारा किया जाता है। DES की फुल फॉर्म क्या है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसके प्रिंसिपल जो है वो कौन बनाए गए थे? आमटे बनाए गए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल इसके बनाए गए थे स्थापना के बाद। सेकंड, इनके बाद कौन को बनाया गया था? जी आगरकर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जी आगरकर को बनाया गया था। इसके बाद जिनके ऊपर इसका नाम रखा गया था, फर्ग्यूसन के ऊपर, फर्ग्यूसन ने ही इस स्कूल को, कॉलेज को जो आर्थिक सहायता है वो उपलब्ध करवाई थी। कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी? तो 1200 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इन्होंने एक स्कूल जो है और खोला, कहाँ पे? सतारा में। सतारा काफ़ी फेमस जगह है, सतारा। तो इन्होंने सतारा में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला, ठीक है। तो इन्होंने सतारा में क्या किया? न्यू इंग्लिश स्कूल जो है वो खोला। न्यू इंग्लिश स्कूल जो है ये खोला, और इसमें पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था। तो आप लोगों को नाम से पता ही चल जाएगा कि जैसा स्कूल का नाम है न्यू इंग्लिश स्कूल और फर्ग्यूसन कॉलेज, तो इनसे पता चल रहा है कि ये सारे कॉलेज जो स्कूल जो खोले जा रहे थे, इन सब के अंदर अंग्रेजी सिस्टम है, अंग्रेजी एजुकेशन है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। चलिए, अब
उसी समय एक और जो कॉलेज है, स्कूल है, वो खोला गया था और उसका नाम था अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर जो है ये स्कूल जो है वो खोला गया था। अहिल्याबाई होलकर स्कूल खोला जाता है। वैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, चलो याद आ गया मेरे को। अहिल्याबाई होलकर का संबंध भरतपुर से किस प्रकार है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किसी को मालूम हो तो कैसे भी करके कि अहिल्याबाई होलकर का संबंध भरतपुर रियासत से किस प्रकार रहा था। तो अहिल्याबाई होलकर स्कूल जो है इन्होंने खोला था और इसके अंदर भी अहिल्याबाई होलकर स्कूल के अंदर भी शिक्षा दीक्षा जो है वो पश्चिमी के साथ जो स्थानीय मराठी एजुकेशन है वो दी जाती थी। ठीक है, तो अहिल्याबाई होलकर की स्थापना, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना। अब देखो ये क्या है, दो समाचार पत्र जो हैं उनका प्रकाशन करते हैं। एक समाचार पत्र जो है, दो समाचार पत्रों का प्रकाशन। और ये दो समाचार पत्र कौन कौन से थे, एक तो था मराठा और दूसरा था केसरी। ठीक है, दोनों के दोनों नाम जो है वो आपको याद रखने हैं, लेकिन इससे भी जरूरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मराठा समाचार पत्र है ना, ये इंग्लिश का था। बच्चों को कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन कि मराठा समाचार पत्र जो है वो किस भाषा में प्रकाशित होता था। बच्चे सोचेंगे मराठा तो मराठी में प्रकाशित होगा, ना मुन्ना ना, ये इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता था। और जो केसरी है ना, ये केसरी ये मराठी में प्रकाशित होता था। तो दोनों की लैंग्वेज आपको याद रखनी है, ऐसे एग्जामिनर फंसाता है आपको मालूम है। और सामान्य ये जानकारियाँ जो है वो आपको नहीं मिलती। तो मराठा जो है वो इंग्लिश में प्रकाशित होता था और केसरी जो है वो मराठी में प्रकाशित जो है वो किया जाता था। तो दोनों के दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दो समाचार पत्र मराठा और केसरी इनके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। मराठा जो है वो इंग्लिश में था और केसरी जो है वो मराठी में प्रकाशित किया जाता था। ठीक, तो समझ में आया। सतारा के अंदर इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल जो है वो खोला। इसमें पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा था। अहिल्याबाई होलकर स्कूल जो है वो खोला जाता है। दो समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है, एक जो है वो मराठा, दूसरा है ये केसरी। मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखा प्रकाशित होता था और केसरी जो है वो किस में प्रकाशित होता था, केसरी प्रकाशित होता था मराठी भाषा में। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने एक खबर प्रकाशित की थी कोल्हापुर के संदर्भ में। कोल्हापुर प्रशासन के अत्याचार का खुलासा। ठीक है, ऐसे इन्होंने कोई खबर जो है वो प्रकाशित की थी। इस खबर की एवज में कोल्हापुर के प्रशासन ने क्या किया, तिलक पर मानहानि का मुकदमा किया। कहा कि भाई हमारा जो छवि है उसको खराब किया है इसने, मानहानि का क्या किया, मुकदमा किया। और किस समय की बात कर रहे हैं, हम अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहे हैं भैया। तो कोल्हापुर प्रशासन ने तिलक पर मुकदमा ठोक दिया, FIR ठोक दी कि तिलक ने हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचाया है, लोगों में गलत मैसेज भेजा है। तो इस संदर्भ में तिलक को 4 महीने की सजा सुनाई जाती है। और ये भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं जिनको समाचार न्यूज़ छापने के लिए सजा होती है। आजकल तो कितनी सारी फेक न्यूज़ आप फैला दो, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उस समय अंग्रेजों के समय भी ये चीज़ हो जाती थी। तो तिलक पर मानहानि का मुकदमा हुआ, 4 माह की सजा सुनाई जाती है। कितने महीने की सजा सुनाई गई, 4 महीने की सजा जो है वो सुनी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये है प्रथम भारतीय जिन्हें पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ा। इससे पहले कोई नहीं गया था जिन्हें पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ा। बाद में तो बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी।
राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था, जेल में डाला गया था इनको। तो भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? याद रखना है कोल्हापुर प्रशासन जो है इसने कोल्हापुर प्रशासन के ऊपर इन्होंने एक न्यूज छापी थी, प्रकाशन किया था, और इस बात से कोल्हापुर प्रशासन जो है वो चिढ़ गया था, इसलिए इन्होंने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा जो है वो दायर कर दिया। और मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया तो इनको 4 महीने की सजा जो है वो दी जाती है। और ये प्रथम भारतीय होते हैं जिनको पत्रकारिता के लिए क्या दी गई? सजा दी जाती है। ठीक है, चलिए, और भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी होते हैं। ये सारे काम हो गए, अखबार में खबर छपी कि भैया तिलक को 4 महीने की जेल। अब बच्चों को कैसा लगेगा कि भाई गुरुजी जो हैं वो जेल चले गए, है ना, इतनी सारी संस्थाओं को चला रहे थे, स्थापना कर रहे थे, तो बच्चों में क्या मैसेज जाएगा? ये बड़ी दिक्कत थी। तो तिलक ने सोचा कि यार ये काम छोड़ना पड़ेगा, अगर हमको अंग्रेजों से टकराना है तो उनकी जो ये प्रणाली है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने और किसी को दे दी। और क्या किया? क्या किया? क्या किया? बहुत कुछ किया इन्होंने। क्या है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी DES से इस्तीफा दे दिया, से त्याग पत्र दिया। अब पॉलिटिशियन राजनीति करनी है, राजनीति के लिए सबसे अच्छी को जगह क्या थी उस समय भारत में? उस समय एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली इन्होंने। क्या ज्वाइन कर ली? कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस ही बन गया। अरे तो क्या हुआ? 1890 में कांग्रेस पार्टी से मिल गए। एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891 में पारित। 1891 में पारित। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह किया, कम उम्र की लड़की से विवाह किया तो रेप माना जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां बहुत सारे लोग जो है ना वो बाल गंगाधर तिलक से नाराज हो गए। अच्छा, नाराज क्यों हो गए? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने इस बिल का विरोध किया था। क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक ने ये जो बिल आया था इस बिल का विरोध किया था। बहुत बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, का विरोध किया। इसे भारतीय नियमों में हस्तक्षेप बताया। ठीक है, वो धर्म के हिसाब से कह रहे थे कि भाई हमारे धर्म में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो तिलक से सहमत नहीं होते कि लड़की जो है वो 12 साल। अच्छा, आप लोग कहोगे साहब इससे पहले कितनी थी? इससे पहले लड़की की शादी की जो एज है ना वो 10 साल थी। और आज की आप 10 साल की लड़की को देखो और उस समय की 10 साल की लड़की को देखो, बहुत अंतर है। तो लिख लेना, इससे पहले शादी की उम्र, मैं केवल लड़की के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, है ना, मैं लिख देता हूँ 10 वर्ष थी कि मिनिमम लड़की की जो उम्र थी वो 10 वर्ष थी। अंग्रेजों ने इसको बढ़ा के 12 साल कर दिया, 2 साल बढ़ा दी। और इसके बाद तिलक ने इसको लेकर काफ़ी आलोचना की, काफ़ी समाचार पत्रों में प्रकाशन किया और इस बिल का जम के विरोध किया था। तो इस बात को लेकर कई लोग, कई धार्मिक चिंतक जो हैं और कई सारे सामाजिक सुधार के लोग हैं, इन्होंने क्या है आलोचना की, किसकी? तिलक की, कि ये कैसा मामला है। ठीक है, केस है कि भीखा जी
भीखाजी विवाद। अब आप लोग कहोगे साहब भीखाजी विवाद क्या है? तो भीखाजी विवाद जो है वो संबंध है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। इसमें महारानी विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की महारानी, उन्होंने इंटरफेयर किया था और उसके बाद ये विवाद जो है वो सॉल्व हुआ था। अच्छा, भीखाजी का विवाद क्या था? तो देखो, भीखाजी ने एक विवाह कर लिया था और इन्होंने विवाह कर लिया था, उसके बाद इनकी जो पत्नी होती हैं, इनकी जो जीवन संगिनी होती हैं, उनकी उम्र काफ़ी कम थी। उनका नाम था रुक्माबाई। उनका नाम क्या था? रुक्माबाई था। तो रुक्माबाई क्या करती हैं? इस विवाह को चैलेंज करती हैं कोर्ट में, लेकिन केस हार गई थी। इसलिए रुक्माबाई ने उस समय की इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को शिकायत की थी और महारानी विक्टोरिया ने आदेश दिया था कि भाई इसकी शादी को अवैध घोषित कर दिया जाए और 1889 में इनके विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाता है और ये पहला मामला बना था जिसने इसको जन्म दिया था। इसके अलावा महारानी विक्टोरिया ने यह कहा था कि इस विवाह के बाद कोई भी विवाह जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम आप 12 साल इसकी एज कीजिए। तो वहीं से ये जो विवाद है जिसको भीखाजी विवाद कहते हैं ये पनपता है। ठीक है, तो रुक्माबाई का विवाह, ठीक है, भीखाजी या बीकाजी, बीकाजी के साथ हुआ। जो रुक्माबाई होती हैं इन्होंने विवाह को चुनौती दी। पहले होता था ना, शादियां बचपन में करा दी जाती थी, लेने हुए बड़े होके जाते थे, तो सेम इसी प्रकार का था। जब समझदार हो गए तो उन्होंने मना कर दिया। तो भीखाजी विवाह को क्या दी? चुनौती दी। केस कोर्ट का मामला जो है वो किसके पक्ष में आया? भीखाजी के पक्ष में आया। क्योंकि ऐसे पहले कोई नियम था नहीं, तो कोर्ट ने कहा नियम ही नहीं है तो फिर विवाह मान्य होगा। भीखाजी के पक्ष में आया, लेकिन हार कहाँ मानने वाली थी? हरखाबाई ने क्या किया? रुक्माबाई ने क्या किया? इंग्लैंड की महारानी कौन थी उस समय? विक्टोरिया। विक्टोरिया से दखल की अपील की और इनकी अपील को सुना गया था और इनके विवाह को रद्द कर दिया गया था 1889 में। तो 1889 में इनका विवाह, रजिस्ट्रेशन जो था उसको रद्द किया और कानून बनाने के आदेश दिए। ठीक है, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी इस विवाह के पीछे की वजह क्या थी और कानून बनाने के आदेश दिए थे। उसी कानून के बाद वो जो कानून बना था, वो कानून जिसको लेकर तिलक ने विरोध किया था, एज ऑफ कंसेंट बिल, ये तैयार होता है 1851 में। इसके पीछे की क्या कारण थे, क्या वजह थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी पूरी कहानी और ये लिख भी दिया। जिसके पीछे दो इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, भीखाजी और रुक्माबाई। ये आपस में इस मैटर को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि लास्ट में इंग्लैंड की महारानी को इस मैटर में दखल देना पड़ता है और ये मैटर जो है वो भारतीय इतिहास में छप गया, जिसे हम और आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, अब इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण उत्सवों की शुरुआत की जाती है। 1893 में इन्होंने शुरुआत की थी गणेश उत्सव की और 1896 में इन्होंने शुरुआत की थी शिवाजी उत्सव की। तो दोनों को आपको याद रखना है। 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत, ठीक है, और 3 साल के बाद 1896 में शिवाजी उत्सव।
ठीक है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि तिलक का ये शिवाजी जो उत्सव है ये असल में कोई यूरोप के उत्सव से प्रेरित था, लेकिन 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत और 1896 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत। वैसे इसकी शुरुआत जो है ना वो 1885 में कर दी थी इन्होंने। 1885 में इसके शिवाजी उत्सव के संदर्भ में, ठीक है, कोष का निर्माण किया था इन्होंने। इन सब के लिए पैसा लगता है तो उन्होंने शुरुआत जो है वो 1895 से कर दी थी इसकी, लेकिन शिवाजी उत्सव जो है वो 1896 में मनाया गया था। तो ये किसकी देन है? ये तिलक की देन है। तिलक ने भारत को ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने। 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की जाती है और 1896 में शिवाजी उत्सव की जो शुरुआत है ये की जाती है। अब देखो, जैसे ही ये 1896 का गणेश उत्सव होता है उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना और घटित हो गई थी। वो महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटित होती है कि 1896 में प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था, और ये प्लेग बहुत भारी मात्रा में फैला था। और प्लेग के फैल जाने के बाद बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो मारे गए थे और अंग्रेजों ने इसके लिए दमन का रास्ता अपनाया। और इनका जो प्लेग ऑफिसर था उस समय, प्लेग ऑफिसर था जिसका नाम होता है कमिश्नर रैंड। इस कमिश्नर रैंड ने जनता के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए और घरों के अंदर घुस कर प्लेग जो बीमारी से पीड़ित जो लोग थे उनको ले जा रहे थे और कई की तो इन्होंने हत्याएं कर दी। ठीक है, तो 1896 में प्लेग फैला। प्लेग ऑफिसर रैंड ने जनता पर अत्याचार किया। ठीक है, जैसे कोरोना में जबरदस्ती लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया था, कुछ ऐसा ही मामला उस समय था। अत्याचार किए। अच्छा, तिलक ने लिखा, ये समाचार पत्र में लिख रहे हैं अपने, है ना, समाचार पत्र जो है कौन सा वाला? केसरी। केसरी के अंतर्गत ये सारी बातें लिखते थे, क्योंकि मराठा तो इंग्लिश में छपता था, इंग्लिश लोगों को आती नहीं थी, तो इन्होंने केसरी के अंदर लिखा। केसरी मराठी का था, लोकल था। तिलक ने लिखा, कोई घर में घुसे, ठीक है, कोई घर में घुसे उसे बंद करके आग लगा दो। उसे बंद करके क्या लगा दो? आग लगा दो। आग लगा दो। तो ये इन्होंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया। अगले दिन प्रिंट हो के लोगों के हाथ में न्यूज़पेपर पहुंचा कि भाई कोई घर में घुसे, मतलब बहुत सारी बात लिखी थी कि भाई हमारी स्वाभिमान है, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो घरों के अंदर रहती हैं, ये गोरे लोग हमारे घरों के अंदर चेक करने घुस रहे हैं, किसको प्लेग है किसको नहीं है, इनको पकड़ो और फूंक दो घरों के अंदर। और इसका जनता के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अखबार, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, मीडिया, इनके अंदर जो चीज़ें छपती है ना, उसका इम्पैक्ट जनता के ऊपर पड़ता है। और प्लेग की खबर जो है समाचार पत्रों में छपी और उसका फर्क जो है वो जनता में साफ देखा गया था। और जैसे ही अगला दिन मॉर्निंग होती है तो दो भाई होते हैं चापेलकर बंधु, जिनमें एक होता है दामोदर हरि और एक होते हैं बालकृष्ण। ठीक है, दामोदर हरि व बालकृष्ण ने रैंड व इसके सहयोगी की हत्या कर दी। ठीक है, क्या कर दी? हत्या कर दी। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इसका कारण माना तिलक को, कि तिलक के अखबार में लिखने के बाद लोग जो हैं वो उत्सुक कैसे हो गए? आक्रोशित हो गए और इन्होंने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इसके अलावा इन्होंने समाचार पत्र में एक खबर और प्रकाशित की थी, और वो खबर प्रकाशित क्या की थी? इन्होंने इसकी तुलना की थी शिवाजी महाराज की एक घटना से, जिसमें उन्होंने किसकी हत्या की थी? अफजल की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? अफजल की हत्या की थी। उसकी तुलना इससे कर दी थी और इनको अंग्रेज जो हैं वो धर लेते हैं इस खबर को लेकर, और इनको पनिशमेंट दी जाती है। इनको 18 महीने की सज़ा सुनाई गई थी। कितने महीने की सज़ा सुनाई गई थी? 18 महीने की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी। तो इसकी हत्या कर दी। तिलक ने
इसका समर्थन किया। इसका क्या किया? समर्थन किया। हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल की हत्या करने से की। ठीक है, तो जैसे इन्होंने ये बात लिखी कि हत्या सही है, लोगों ने सही मारा है, घर के अंदर मार दिया, बहुत अच्छा किया, ऐसी बातें लिखी, तो इस बात से अंग्रेजी जो सरकार है वो भड़क गई और इनको 18 माह के लिए जेल में डाल दिया। क्या डाल दिया? 18 महीने के लिए उठा के जेल में डाल दिया गया था। और इस समय एक और महत्वपूर्ण चीज घटित होती है कि जब तिलक को उठाकर जेल में डाल दिया गया था, 18 महीने की इनको सजा सुना दी जाती है, तो कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं, 1897 का अधिवेशन और 1898 का अधिवेशन। 1897 के अधिवेशन और 1898 के अधिवेशन में तिलक को छुड़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था ताकि उसका एक मैसेज जाए कि कांग्रेस में एकता है, और वो प्रस्ताव पेश किए गए थे, लेकिन दोनों प्रस्तावों को उदारवादी लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के 1877 और 1878 के अधिवेशनों में कांग्रेस के 1877-1878 के अधिवेशनों में तिलक की रिहाई का प्रस्ताव रखा गया। देखो, प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है जिसे उदारवादियों ने पास नहीं होने दिया। ठीक है, उदारवादियों को कहना यह था कि भाई ऐसे थोड़ी है कि तो आप लोग समाचार पत्र में ऐसी बातें लिख रहे हो कि भाई वो घर के अंदर रख के आग लगा दो, घर के अंदर रख के इनको फूंक दो, ऐसी बातें लिखोगे तो हम इस प्रस्ताव को क्या नहीं करते, समर्थन नहीं करते। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो उदारवादियों ने कही, और उदारवादियों ने इस प्रस्ताव को क्या हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन में पास ही नहीं होने दिया। तो कांग्रेस के 1800, इसमें एक बदलाव करो, 1897 में करो, इसको 70 हुआ ना, 1897 और 1898 के अधिवेशन थे ये। 1897 1898 के अधिवेशन में तिलक की रिहाई का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे उदारवादियों ने पास नहीं होने दिया, और इस बात को लेकर कांग्रेस में मनमुटाव जो है वो हो जाते हैं। कोई बात नहीं, प्रस्ताव पास नहीं हुआ, लेकिन जब तिलक जो है वो जेल से बाहर आ गए, 18 महीने के बाद उनकी रिहाई हो गई, तो इन्होंने उस प्लेग ऑफिसर जो था उसके ऊपर उसके विरोध में निंदा प्रस्ताव लेके आए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, उसको भी उदारवादियों ने पास नहीं होने दिया। ठीक है, तो जो प्लेग ऑफिसर था रेंड के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाए। क्या लेके आए? निंदा प्रस्ताव लाए, जिसे उदारवादियों ने पास नहीं होने दिया। पास नहीं होने दिया। उदारवादी कांग्रेस के जो उदारवादी लोग थे, गरम दल तो अलग था, तो उदारवादी जो लोग थे उन्होंने इस प्रस्ताव को रोक दिया, पास नहीं होने दिया। तिलक कांग्रेस से नाराज, और इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकलता है 1907 में कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, दो पार्टियां बन गई, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस जो है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये तो था बाल गंगाधर तिलक का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। अब हम, क्योंकि ज़्यादा अभी
हो नहीं पाएगा, टाइम जो है वो कम है। तो इसलिए हम अगला जो पार्ट है बाल गंगाधर तिलक का वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वीडियो आपको अच्छी लगे और आपकी सार्थक लगे, तैयारी में अगर आपकी बेहतर साबित हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।